एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आपने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का पहला पार्ट देखा, जहां मैंने आपको पूरी स्टोरी का, पूरे नॉवल का इंट्रोडक्शन दिया, नैरेटिव टेक्निक्स हमने डिस्कस किए, उसके कैरेक्टर्स हाईलाइट को डिस्कस किया। ठीक है, अब उन सब के बाद जो मेन क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को सीरीज को लेके मैंने इन वीडियोज को शुरू किया है, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो है डिस्कस टाइटल एंड थीम ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि आपको आंसर को किस तरह से टैकल करना है, कैसे आंसर लिखोगे आप। और आप एक बार सब कुछ अगर समझ जाते हो ना, तो दिमाग में एक स्टोरी बिठा लो कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। फिर एग्जाम के टाइम पे बस आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे, पॉइंट्स को देख लोगे, तो आपको सब याद आ जाएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो मैंने वीडियो को इसीलिए इस तरह से बनाया है, इस तरह से पॉइंट वाइज हाईलाइट किया है कि आपको कुछ रटने का या एकदम उसको मगअप करने का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ वीडियो को देखो, अच्छे से समझ जाओ, और एक बार एग्जाम के पहले स्लाइड्स में तो सब कुछ लिखा हुआ ही है, उसको देखकर पॉइंट वाइज रिवाइज कर लो। ठीक है, एग्जाम एकदम इजी हो जाएगा और आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब हम जिस क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं उसके मेन पार्ट पर आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने आंसर में पूरा बैकड्रॉप देखा कि पहले आप किस तरह से जब आंसर लिखना शुरू करोगे तो पहले आप बताओगे कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, और उनका क्या बेसिक कैरेक्टर हाईलाइट्स है। उसके बाद हम आएंगे कि स्टोरी का क्या सेटिंग है, किस टाइम पर और किस तरह के हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में उसे लिखा गया है। उसके बाद आप बताओगे कि स्टोरी का मेन प्लॉट लाइन क्या है, स्टोरी किस तरह के सिचुएशंस की बात करती है। और जब वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, फिर आप नरेटिव टेक्निक के बारे में बता सकते हो कि किस तरह से स्टोरी को रीडर्स तक किस फॉर्म में पहुंचाया जा रहा है। और तब हम बात करेंगे जो आंसर का मेन पार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि आपको टाइटल क्यों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रखा गया है, और दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है कि इसके थीम्स क्या क्या है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइटल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्यों है, टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हम लोग टाइटल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो पहला पार्ट है द गॉड, दूसरा पार्ट है स्मॉल थिंग्स। तो पहले हम लोग द गॉड पे फोकस करते हैं। क्यों द गॉड और किसको गॉड माना गया है। तो वेलुथा जो है वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इस स्टोरी में। जो नौकर है वही गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, क्योंकि इसको लेके स्टोरी में जो कुछ भी आपको बताया गया है वो सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे खिलौने बनाता है, वो अम्मू से प्यार करता है, जो कि अम्मू को लिटिल बुलाता है। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि वेलुथा ही है जो कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। इसके लिए हम लोग स्टोरी के वैसे वैसे पार्ट्स को हाईलाइट करेंगे जहां पर ये बताया जाएगा, या जहां पर ऑथर ने ये इंडिकेट किया, या तो क्लियरली लिखा है नहीं तो इंडिकेट किया है कि वेलुथा ही गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। ठीक है, तो इसका पहला एग्जाम्पल इन हर ड्रीम्स, ये चैप्टर 11 में आपको मिलेगा। Ammu dreams of a man with one arm who holds her close to him. He could only do one thing at a time. If he held her, he wouldn't kiss her. If he kissed her, he couldn't see her. If he saw her, he couldn't feel her. ठीक है, और इस चैप्टर का टाइटल क्या है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो अम्मू जो है वो किसके बारे में सपना देख रही है, वो वेलुथा के बारे में सपना देख रही है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो भी चैप्टर 11 का ही है। When Ammu wakes from her dream, Rahel and Esther are there with her. Ammu notices a curl of shaved wood in Rahel's hair and knows that the kids have been to see Velutha. अब इस स्टोरी में जो दोनों बच्चे हैं, अम्मू के जो दोनों बच्चे हैं राहेल और एस्था, ये वेलुथा से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, और वेलुथा को अपना दोस्त मानते हैं, जबकि बाकी जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो वेलुथा को सिर्फ एक अनटचेबल नौकर की तरह देखते हैं। तो अम्मू जब ये सपना देख रही है, जो भी हमने डिस्कस किया, उसके बाद जब वो उठती है तो वो देखती है कि राहेल के बालों में लकड़ी का एक टुकड़ा है। ठीक है, लकड़ी को काटते समय जो छिलके जैसे निकलते हैं वो उसके बालों में फंसे हुए हैं। तो उसे पता चल जाता है कि ये लोग वेलुथा से मिलने गए थे। शी ऑल्सो नोज समथिंग एल्स, शी न्यू हु ही वॉज, द गॉड ऑफ लॉस। और ये वेलुथा कौन है, ये स्टोरी में ही लिखा हुआ मिल रहा है चैप्टर 11 में कि वेलुथा कौन है। वेलुथा जो है गॉड ऑफ लॉस है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। ऑफ कोर्स शी डिड। ठीक है, क्यों वो गॉड ऑफ लॉस है और क्यों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये अम्मू को अच्छे से पता है।
तो यहाँ पर गॉड ऑफ लॉस या गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्यों है? क्योंकि वेलुथा जो है वो अपने लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, वो कभी भी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक अनटचेबल लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाला आदमी है। उसे कभी भी सोसाइटी के लोग अपने बराबरी में नहीं रखेंगे, और उसका जो प्यार है अमू के लिए या बच्चों के लिए, वो भी कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। सोसाइटी उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो अमू का जो कास्ट है और जिस क्लास से वो बिलोंग करती है, वो वेलुथा के कास्ट और क्लास से बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए जो वेलुथा है वो गॉड ऑफ लॉस है या गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। वेलुथा जो है वही गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। ये बुक के एंड में हमें फिर से पता चल रहा है, जहां पे वेलुथा और अम्मू के फर्स्ट रोमांटिक एनकाउंटर के बारे में बताया गया है। अब इस रोमांटिक एनकाउंटर में ये दिखाया जा रहा है कि ये दोनों कभी भी लाइफ की बड़ी बड़ी चीजों के बारे में नहीं बात करते हैं। जब भी ये मिलते हैं, प्यार करते हैं, तो ये कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि इनके प्यार का क्या भविष्य होगा, उनका क्या फ्यूचर होगा, या शादी के बारे में। इन सारी चीजों के बारे में वो नहीं सोचते हैं। लाइफ के जो बिग थिंग्स है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके बारे में वो नहीं सोचते हैं। उनका जो कंसर्न है एक दूसरे के लिए, वो लाइफ के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को लेकर है, जहां वो एक दूसरे से बस प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ उनको अच्छा लगता है, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं, और ये सिर्फ स्मॉल थिंग्स पर अटैच्ड रहते हैं, या सिर्फ उसके बारे में ही सोचते हैं। अब हम बात करते हैं जो टाइटल है उसके सेकेंड हाफ के बारे में, ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्मॉल थिंग्स क्या है? तो सबसे पहले अगर हम लोग लार्जर फोकस की बात करें, लार्जर एस्पेक्ट की बात करें स्टोरी के, तो वुमेन इन इंडिया को स्मॉल थिंग्स कहा गया है। इंडिया की वुमेन क्यों स्मॉल थिंग्स है? क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफ है वो मेल डोमिनेटेड होता है। ठीक है, उनके आसपास के मेल जो उनके बारे में सोचते हैं, उनके जो मेल रिलेटिव्स हैं, वही उनके लाइफ को कंट्रोल करते हैं। पहले उनके फादर, फिर हस्बैंड, और हस्बैंड के बाद बेटा। तो यही एक इंडियन वुमेन का फ्यूचर है, या यही इसी पैरामीटर में वो घूमते फिरती रहती। तो मेल्स जो है वो गॉड है, और जो फीमेल है वो स्मॉल थिंग्स। तो मेल्स आर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो गया। अब दूसरी चीज जो स्मॉल थिंग्स रेफर करती है वो है लाइफ की छोटी छोटी चीजें। हमेशा आपने ये देखा होगा कि ये कहा जाता है कि लाइफ के अगर आप बड़ी बड़ी खुशियों के बारे पीछे भागोगे, तो लाइफ के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को आप जी नहीं पाओगे, उसे मिस कर दोगे। तो अगर हम अपने लाइफ के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को ध्यान रखें, हर दिन की खुशी को देखें, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, तो आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो हमेशा खुशहाल रहेगी। ठीक है, बड़ी चीजें आपको मिले या ना मिले, बट जनरली लोग इन छोटी छोटी चीजों पर नया ध्यान देके पैसा, सोसाइटी में रेपुटेशन, इज्जत, नेम एंड फेम, इन सारी चीजों के पीछे में भागते हैं। और भागते भागते एट द एंड ऑफ द लाइफ उन्हें क्या पता चलता है कि जिस चीजों से वो खुश होते थे, या जिस चीज से उन्हें खुशी मिलती थी, वो सारी चीजें उन्होंने कभी भी नहीं पाई। उन सारी चीजों पर लाइफ में उन्होंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो यही स्मॉल थिंग्स के बारे में यहाँ पर जो ऑथर है वो आपको बता रही हैं कि लाइफ की स्मॉल थिंग्स ज्यादा मैटर करते हैं, और ये स्मॉल थिंग्स ही अगर आप सही रखो, तो आपका जो लाइफ का बिगर एस्पेक्ट है, बड़ी चीजें हैं, वो सही हो जाएंगी। या आपके जो स्मॉल थिंग्स हैं वो किस तरह से आपके लाइफ के बिगर एस्पेक्ट्स को, लाइफ के बड़ी बड़ी चीजों को इम्पैक्ट करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। The narrator pays a lot of attention to the small things. It's the small things that cause one big bad thing to happen. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, छोटी छोटी चीजों की वजह से ही कोई एक बड़ी घटना होती है, वो अच्छी हो या बुरी। Narrator pays a lot of attention to Sophie Mall's death as the one big central event of the novel. सोफी मॉल का जो डेथ है वो एक बहुत सेंट्रल इवेंट है इस नॉवेल के लिए। और बार बार ये क्वेश्चन पूरे नॉवेल में उठता रहता है कि क्या सोफी मॉल का जो डेथ था वो कंप्लीटली रैंडम था, एक एक्सीडेंट था, या क्या छोटे छोटे इवेंट्स मिलकर उसने सोफी मॉल के डेथ को कॉज किया? क्या ये छोटे छोटे इवेंट्स जो इन सारे कैरेक्टर्स के लाइफ में हो रहे थे, उसकी वजह से ही सोफी मॉल जो है वो मर गई? और सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, मार्गरेट डिसाइडिंग टू मूव आउट ऑफ हर पेरेंट्स हाउस लेड हर टू मीट चैको। मार्गरेट जो है वो अपने पेरेंट्स के हाउस को छोड़कर बाहर जाती है, तब जाकर वो चैको से मिलती है। ये एक छोटे सा डिसीजन ने उसे लाइफ में एक बड़े डिसीजन, जिससे चैको से वो शादी करती है, उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। एस्था सिंगिंग इन द लॉबी लेड टू हिज बीइंग मोलेस्टेड। एस्था लॉबी में, मूवी थिएटर की लॉबी में खड़े होकर गा रहा था, जिसकी वजह से उसका मोलेस्टेशन हुआ, जिसकी वजह से अब इस मोलेस्टेशन की वजह से वो सब लोगों से दूर भाग जाना चाहता था। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वन स्मॉल थिंग राहेल सेज
cause her to worry that Amu hates her. अमू राहुल को बताती है कि वो दोनों ट्विंस में उससे थोड़ा कम प्यार करती है, और ये छोटी सी बात राहल को पूरी जिंदगी परेशान करती है, जिसकी वजह से वो राहल अपने लाइफ में दूसरे बड़े बड़े फैसले लेती है. Somehow all of the small decisions and events of the novel lead to Esther and Rahel running away from home. ठीक है, बहुत सारे उनके लाइफ में, उनके बचपन में जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उसकी वजह से दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं या उन्हें दूसरी दूसरी जगह भेज दिया जाता है. और फिर वो जब वापस आ रहे हैं तो सोफी मॉल को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, और फिर ये सारे इवेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, सोफी मॉल वहां आती है उनके घर पर रहने, और ये लोग फिर से भागने की कोशिश करते हैं, जहां पर सोफी मॉल पानी में डूबकर मर जाती है. और फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर वेलुथा और अम्मू के बारे में लोगों को पता चल जाता है, उनके इलिसिट अफेयर के बारे में, और लोग उसे पुलिस के पास भेज देते हैं और पुलिस उसे पीट पीट कर मार देती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे लाइफ के इवेंट्स हैं उसकी वजह से ही स्टोरी में बड़ा बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए पूरी स्टोरी का नाम रखा गया है गॉड ऑफ स्मॉल. अब जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है थीम्स इन द नॉवेल. ये हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है. हमने टाइटल का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस तो देख लिया. अब नॉवेल में कौन कौन से थीम्स यूज किए गए हैं या क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनके चारों तरफ स्टोरी को बुना गया है, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस. तो पहला थीम है फैमिली और सोशल ऑब्लिगेशन. एक तरफ आपकी फैमिली है, एक तरफ आपकी ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स द सोसाइटी. अब इस चीज को पहले बेसिकली कुछ समझ लेते हैं, फिर स्टोरी के बारे में बात करेंगे. देखो, जो भी आपका पर्सनल लाइफ होता है, आप पर्सनल लाइफ में कुछ और बिहेव करते हो, ठीक है, लेकिन जब आप सोसाइटी के सामने जाते हो तो आपका एक मॉरल सोशल बिहेवियर होता है जो कि हमेशा सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट से इन्फ्लुएंस होता है. आप बहुत छोटा सा एग्जांपल है, एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता. ठीक है, वो घर में भी वैसा ही होता है जैसा वो स्कूल में होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में इस बात को बिठाया जाता है कि तुम घर में जिस तरह से जिद करते हो, जिस तरह से बदमाशी करते हो, वो सारी चीजें तुम स्कूल में जाकर नहीं कर सकते. स्कूल के लोगों से, बाहरी लोगों से बिहेव करने का एक अलग तरीका होता है जो सोशली एक्सेप्टेबल हो. ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो तो आप बाहर जाकर किसी को अपफ्रंट नहीं दिखाते हो कि मैं तो बहुत सेल्फिश हूं और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा. आप दूसरे के सामने हमेशा अपना बेस्ट बिहेवियर या हमेशा अपनी नाइसिटीज को प्रेजेंट करते हो. लेकिन यही चीज जब आप अपने घर पर होते हो या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होते हो तो वहां पर आपका जो पर्सनल बिहेवियर है वो आप सीधे सीधे वैसे ही बिहेव करते हो. तो यहाँ पर इस स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है वो यही है कि एक तरफ लोगों का पर्सनल थॉट्स है, वो क्या फील करते हैं, किस चीज को सही मानते हैं, किस चीज को गलत मानते हैं, और दूसरे तरफ सोसाइटी है जहां पर उनका जो पर्सनल फीलिंग है वो शायद सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, वो सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट या मोरालिटी के अगेंस्ट में हो. तो लोग अपने पर्सनल फीलिंग्स को छोड़कर वही सारी चीजें करते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, जो उन्हें सोसाइटी में एक जगह दिलाए. इसी चीज को सेंट्रल थीम लेकर इस पूरे नॉवेल में बहुत सारे इवेंट्स को दर्शाया गया है. अब किस तरह से ये इवेंट पूरे किस तरह से ये थीम पूरे नॉवेल में आपको दिखेगी, ये हम लोग डिस्कस करते हैं. तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो बेसिकली डील करती है कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स. ठीक है, हर फैमिली मेंबर का डिफरेंट इक्वेशन है एक दूसरे से, डिफरेंट डिफरेंट तरह का रिलेशनशिप है, उनकी फैमिली ड्यूटीज अलग है, उनका पर्सनल लाइक डिसलाइक अलग है, और सब मिलाकर उनका जो सोशल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स सोसाइटी, जैसे उनको रहना चाहिए, जैसे अपने फैमिली को प्रेजेंट करना चाहिए, जैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए, वो अलग है. ठीक है, और इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल इस नॉवेल में जो है वो ये है कि एस्था और रहल ट्विंस हैं, भाई बहन हैं. ठीक है, अब भाई बहन के बिहेव करने का सोसाइटी में एक एक्सेप्टेबल तरीका है. भाई बहन किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह का प्यार कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को मान सकते हैं, इन सारी चीजों का एक तरीका है. लेकिन इस स्टोरी में जो रहल और एस्था है वो लास्ट में इंसेस्ट कमिट करते हैं, जो ये दिखाता है कि आपका पर्सनल जो लाइक्स है, आपका पर्सनल जो फेवरेट्स है, वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो ये जरूरी नहीं. तो पहले एग्जांपल को देखते हैं. बेबी कोचम्मा, वन ऑफ द बुक्स मोस्ट नेगेटिव कैरेक्टर्स, अलाउज हर पर्सनल ग्रजेस एंड प्रीऑक्यूपेशन विद सोसाइटीज अप्रूवल टू लीड हर टू बिट्रे हर ओन फैमिली. बेबी कोचम्मा पूरे स्टोरी में क्या कर रही है, ये अपने पर्सनल ग्रजेस को, ठीक है, या उनका जो पर्सनल परसेप्शन है, उन्हें जो अपने लाइफ में कंप्लेंट्स हैं, वो सब सोसाइटी के नाम पर कि सोसाइटी में यही सही है, ये गलत है, उसको
स्टैब्लिश करने के लिए अपने फैमिली के लोगों के साथ ही गलत करती है, जैसे वो वेलुथा को मरवा देती है। उसके बाद आउटसाइड ऑफ द इप्स फैमिली वेलिया पैपेन वो भी अपनी सोसाइटल जो ड्यूटी है उसको अपने फैमिली लव के ऊपर चूज करता है। जब वो ये कहता है कि मेरा जो अनटचेबल बेटा है वेलुथा, उसका घर के मालकिन अमू के साथ अफेयर है, तो इसकी वजह से मैं उसे मार दूंगा, खुद ही मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ उसके बेटी के लिए उसका प्यार है, और दूसरी तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, जहां पर वो भी कास्ट सिस्टम को मानता है और ये कहता है कि मेरा बेटा एक निचली जाति का होते हुए भी एक अपर कास्ट की, अपर क्लास की विमेन के साथ में प्यार कर रहा है, तो इसे मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ, इसे मैं सिन मानता हूँ और मैं खुद अपने बेटे को मार दूंगा। तो यहाँ पर भी इंटरनल लव और सोशल ऑब्लिगेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द बुक इज बिटवीन द ट्विंस एस्था एंड राहेल और उनकी माँ अमू। तो ट्विंस अपने आप को बिल्कुल अलग अलग ना मानकर एक ही इंसान मानते हैं और वो अपने प्यार को सोसाइटी के सोशल बैकड्रॉप, हार्शनेस, पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ये सारी चीजों से दूर रखते हैं। तो ट्विंस के केस में अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से भाई बहन के बीच में एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है प्यार का या बिहेव करने का तरीका का, जिसको ये दोनों नहीं मानते हैं और इंसेस्ट कमिट कर। अब वहीं पर इन ट्विंस का रिलेशनशिप है विद अमू, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। अमू एक तरफ तो लविंग मदर है, लेकिन दूसरी तरफ वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल वुमेन है। कब उसके दिमाग में क्या आएगा और ये क्या सोचकर कौन सा डिसीजन लेगी, ये उसे समझ नहीं आता, जिसकी वजह से उसके बच्चे काफी बार बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं और उसके ये बहुत ज्यादा शर्म भी आता है कि उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, और वो डिवोर्स्ड है, जो कि उस टाइम के इंडियन सोसाइटी में जबकि ये स्टोरी बात कर रहा है वो एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है या डिसग्रेस है। किसी भी विमेन का डिवोर्स्ड होना और अपने बच्चे के बारे में ना सोचते हुए डिवोर्स ले लेना, ये एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा था, जो किसी भी विमेन को बहुत खराब बनाता था या उसे एक बदचलन औरत साबित करता था। फिर है ममाची डील्स विद सोशल एंड पर्सनल इश्यूज विद हर चिल्ड्रन एज वेल। एक तरफ वो चाको को प्यार करती है, ठीक है, वो उसका अफेयर किसी से भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ वो अमू के अफेयर को विथ सर्वेंट ऑफ द फैमिली, उसको वो कंप्लीटली डिस्प्रूव करती है, डिसोन करती है। तो पूरी स्टोरी में आपको यही इंटरवोवन मिलेगा कि एक तरफ लोगों की पर्सनल फीलिंग है, जहां पर वो लोग शायद उस चीज को अप्रूव करे भी, बट सोसाइटी में वैसा नहीं चलता, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए लोग उन सारे इवेंट्स में दूसरी तरह से बिहेव करते हैं जैसा उनको बिहेव करना पसंद नहीं। तो पूरे स्टोरी में जो फैमिलियल लव है, फैमिली के लिए जो लव है, आपस में एक दूसरे के लिए जो प्यार है, उसका स्ट्रगल कॉन्स्टेंटली चलते रहता है सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के साथ और सोसाइटी की तरफ उनकी जो ड्यूटीज है उसके साथ। और फैमिली का जो लव है वो कभी भी सोसाइटी के नॉर्म्स के सामने विक्टोरियस नहीं होता है। जो दूसरा थीम है नॉवेल में वो है इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी और क्लास। इंडियन सोसाइटी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स का जो कम्युनिज्म जो फिलॉसफी है उसके बारे में, और इंडिया में जो कास्ट और क्लास सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कास्ट और क्लास दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वेलुथा है वो क्लास से नौकर है, सर्वेंट है, लोअर क्लास का है, साथ ही वो लोअर कास्ट का भी है, वो निचली जाति से भी बिलोंग करता है। और इंडिया में निचली जातियों के लिए एक अलग तरीका है उनसे बिहेव करने का, उनको कोई भी अपने साथ नहीं बिठाता, साथ में खाना नहीं खिलाता, साथ में उन्हें समानता का अधिकार नहीं देता। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी पूरे स्टोरी में दिखाया गया है। जो मेंबर्स है एक फैमिली के, वो डील करते हैं विथ वैरायटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस दैट कॉज मच इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रगल इन द नॉवेल। ठीक है, जो भी वो आइडियोलॉजीज फॉलो करते हैं उसकी वजह से और जो उनकी पर्सनल फीलिंग है, वो दोनों में काफी स्ट्रगल है पूरे नॉवेल में। अब केरला के सोसाइटी में, जहां पर 1969-70s वाला पोर्शन है, वहां पर मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म बहुत ज्यादा अपना रूट जड़े जमा चुका था। क्लास सिस्टम लैंडलॉर्ड्स का खत्म हो रहा था। और यहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्टली उनका जो बिजनेस है इस फैमिली का, पैराडाइज पिकल्स का, उसको अफेक्ट करता है। और ये और भी किसको किसको अफेक्ट करता है, वेलुथा, चाको और कॉमरेड पिल्लई को। ये सारे लोग भी मार्क्सिस्ट जो आइडियाज हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब एशियन हिंदू कास्ट सिस्टम जो है वो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टोरी का, जिसे अबॉलिश कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अनटचेबिलिटी मैंने आपको बताया कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन स्टिल लोग इसे, इंडिया के जो लोग हैं उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उसको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से एक अपर कास्ट और एक लोअर कास्ट के बीच में किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता,
स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप्स नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे टचेबल अनटचेबल्स के बीच का भी डिफरेंस दिखाया गया है। और वेलुथा के साथ में लास्ट में क्या सलूक होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमू के करीब आ जाता है और उनका एक अफेयर। अब जो एक फैमिली है वो सीरियन क्रिश्चियन है, ठीक है, सीरिया से आए हुए क्रिश्चियन है। और जो मामाची और बेबी कोचम्मा है वो बार बार ये दिखाते हैं कि क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन हैं तो इसलिए हमारा थॉट्स ऐसा है, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। और वो भी जो भी अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको अपने फेथ के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर थोपते हैं कि चूंकि हम क्रिश्चियन हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद इस्था और जो राहेल है वो हाफ हिंदू है हाफ सीरियन क्रिश्चियन है, ठीक है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो सीरियन क्रिश्चियन है और उनके फादर हिंदू थे। तो ये दोनों अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटी से हमेशा परेशान है, उसके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि ये किसी एक रिलीजन के गिरफ्त में टोटली नहीं। फिर इंडियन सोसाइटी में जेंडर किस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स प्ले करता है ये भी दिखाया गया है। जो पापाची और चाको जो भी करते हैं वो सब जनरली ओवरलुक्ड है या वो फॉरगेटेबल है, उसको लोग भूल सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि ये लोग मेल हैं। वही अमू जो करती है सेम चीज अमू भी करती है, उसका भी अफेयर है अपने शादी के बाहर, और पपाची और चाको का भी अफेयर रहा है अपने शादी के बाहर। लेकिन चूंकि वो मेल है तो उनकी गलती गलती नहीं है, और अम्मू चूंकि वो फीमेल है इसलिए उसकी गलती को बहुत बड़ा डिसग्रेस माना जाता है और ये माना जाता है कि वो पूरी फैमिली की बदनामी करवा रही है, और उसका डिवोर्स लेना भी बहुत ज्यादा खराब समझा जाता है। तो ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं जो स्मॉल थिंग्स हैं जो कैरेक्टर्स के लाइफ में चलते रहते हैं, वो बिग थिंग्स किस तरह से पूरे इंडिया में बिग थिंग्स जो हो रहे हैं उनसे इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस जो स्ट्रगल कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, और कंट्री में किस तरह से वायलेंस है, अनरेस्ट फैल रहा है, इन सारी चीजों को भी पूरे नॉवल में जगह जगहों पर इवेंट्स के थ्रू दिखाया गया है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट थीम है इस नॉवल में वो है लव एंड सेक्सुअलिटी। अलग अलग तरीकों का प्यार दिखाया गया है और किस तरह से प्यार और सोसाइटी के बीच में एक हमेशा कॉन्स्टेंट स्ट्रगल रहता है ये भी दिखाया गया है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एस्था एंड राहेल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द बुक, ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से। लेकिन जब भी राहेल से लिस्ट पूछा जाता है उसके प्यारे लोगों का तो उसमें वो एस्था को इंक्लूड नहीं करता। तो यहाँ पर भी क्या है, वो अपने फैमिली ड्यूटी को अपने पर्सनल प्यार के ऊपर रख रही है। उसके बाद कास्ट की वजह से, क्लास की वजह से, सोसाइटी की बाकी सिचुएशंस की वजह से जो लव लॉज है, मतलब क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वो बार बार दिखाया गया है कि पर्सनली लोग किसको पसंद करते हैं और किसको नहीं पसंद करते हैं, ये सोसाइटी के बनाए हुए कंडक्ट पर डिपेंड नहीं करता। द सेंट्रल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अम्मू का रिलेशनशिप वेलुथा से, जो कि एक अनटचेबल है, जो कि सोसाइटी के हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसकी वजह से क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि वेलुथा को मार दिया जाता है। अब लव और सेक्सुअलिटी के वायलेंट फॉर्म्स को भी इसमें दिखाया गया है, जहां पे मामाची जो है उसको उसका हस्बैंड पापाची हमेशा ही मारता पीटता रहता है। एस्था को भी जो लेमन ड्रिंक सर्व करने वाला मैन है वो उसको मोलेस्ट करता है। और नॉवेल के एंड में एस्था और राहेल जो है वो इनसेक्सुअस रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, और अमू और वेलुथा के भी सेक्सुअल इनकाउंटर को दिखाया जाता है, ठीक है। तो लव और सेक्सुअलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है लोगों के लाइफ को शेप करने में या बिगाड़ने में। द पोएटिक डिस्क्रिप्शंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ दीज सीन्स अगेंस्ट वायलेंस एंड डेथ गिव्स देम ग्रेटर इम्पैक्ट। एक तरफ लव है, सेक्सुअलिटी है, और उसके साथ में किस तरह से सोसाइटी में उसकी वजह से वायलेंस हो रहा है क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लोगों को मार दिया जा रहा है, ये सारी चीजें नॉवेल में सेंट्रल थीम लेती हैं। इन सारी चीजों के थ्रू जो अरुंधति रॉय है वो दिखाती है कि किस तरह से लव कैन क्रॉस डिवाइड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड हेट्रेड। Even though such love can lead to tragedy, it is still incredibly valuable. कोई भी लव यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता, उसका एंड ट्रेजेडी में ही होता है, लेकिन स्टिल लोग जो है अपने प्यार को काफी वैल्यूएबल मानते हैं अपने लाइफ। अब जो चौथा थीम इस नॉवल में डिस्कस किया गया है या जिसके ऊपर स्टोरी को बेस किया गया है वो है चेंज वर्सेस प्रिजर्वेशन, ठीक है। एक तरफ सोसाइटी में सब कुछ चेंज हो रहा है, हम अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा आपके लाइफ में जो कल था वो आज नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन होता है। और दूसरी तरफ ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि आप चेंज से बचना चाहते हो, किसी भी तरह के बदलाव को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो अपने लाइफ में, और आप चाहते हो कि जो सिचुएशन जैसा था वो वैसा ही बस मेंटेन रहे। तो इस चीज को किस तरह से स्टोरी में इंटीग्रेट किया गया है ये देखते हैं।
Many characters try to preserve old memories and traditions in the novel, but Roy also portrays the inevitable march of change through small shifts in the status quo. क्या होता है कि बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है स्टोरी में वो अपने ट्रेडिशन से स्टिक करते हैं, ठीक है, और इतने ज्यादा ट्रेडिशन को इतने स्ट्रांगली होल्ड करते हैं कि वो लोग चाहते नहीं है कि किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस आए, चेंज आए उनकी लाइफ में। वो चाहते हैं कि जिस तरह से सोसाइटी है, जो उनका सोच है, सब कुछ वैसा ही का वैसा ही रहे। और दूसरी तरफ सोसाइटी में क्या हो रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मार्क्सिज्म का जो होल्ड है वो केरला की सोसाइटी पे कितना ज्यादा हो गया है। और जो पुराने लैंडलॉर्ड्स का जो स्टेटस था सोसाइटी में, वो सारी चीजें अब हट रही हैं। जो अनटचेबल्स को लेके जो लोगों का थिंकिंग है, सोच है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिपेंडेंस के बाद। तो अगर आप चाहो या ना चाहो, आप कितना भी पुरानी चीजों को पकड़ के रखने की कोशिश करो, लेकिन लाइफ में चेंज जो है वही इनएविटेबल है, वही लाइफ का अंतिम सत्य है। तो इस स्टोरी में क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो सब देखते हैं। पहला जो पैराडाइज पिकल एंड प्रिजर्व्स था, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रिजर्वेशन का। क्योंकि पिकलिंग मतलब किसी भी चीज को अचार के फॉर्म में बना के रखना, मतलब आप उसको ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते हो ताकि चीज जो है वो खराब ना हो। तो जो मामाची है और वहां के जो लोग हैं, उस टाउन के, केरला के टाउन के जो लोग हैं, वो लोग ओल्ड कास्ट सिस्टम, जेंडर का जो डबल स्टैंडर्ड, वुमेन के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, मेन के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सारी चीजों को क्लिंग करके रखे हुए हैं, उसको होल्ड ऑन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनको भी लाइफ के जो नए सत्य हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अब जो हिस्ट्री हाउस है वो एक ऐसी जगह है जैसे वहां पर पास्ट में सब कुछ जैसा था, अभी के टाइम में वैसा का वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। फिर हिस्ट्री हाउस की बात करें तो ये भी सिंबल है प्रिजर्वेशन का, जो कि रेस्टिंग प्लेस है, जहां पर राहेल का जो प्लास्टिक का वॉच है जिसपे टाइम पेंट किया हुआ है, ठीक है, वो ओरिजिनल वॉच नहीं है, रियल का वॉच नहीं है, फेक वॉच है, और उसमें टाइम जो है वो पेंटेड है। तो वो भी क्या सिंबलाइज कर रहा है कि टाइम जो है वो जैसे का तब था जब वो उस वॉच को पेंट किया गया था, अभी का अभी तक वैसा का वैसा ही है। तो ये एक एग्जाम्पल है लिटरली फ्रीजिंग ऑफ टाइम का, जहां पर टाइम रुक गया हो और किसी भी चेंज का, किसी भी बदलाव का उसके ऊपर कोई असर ना हो। अब चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो कितना भी प्रिजर्व करने की कोशिश की जाए अचार को, जो पिकल का जार है, ठीक है, जिस बॉटल में अचार को पैक किया जाता है, वो लीक कर रहा है। और ये बुक का सबसे कॉमन रेफरेन है, मतलब बार बार इस चीज को रिपीट किया गया है, थिंग्स कैन चेंज इन अ डे, एक दिन में चीजें चेंज हो सकती। और ये बहुत हद तक सत्य है, ये सच्ची बात है कि आज आपकी लाइफ में जो घटना हो रही है, कल जरूरी नहीं है कल सुबह आप उठो तो आपका लाइफ वैसा का वैसा ही हो, अचानक से एक दिन में आपका जो लाइफ है वो कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो सकता है, ठीक है, हर चीज बदल सकती। मच ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन 2 days। अब 2 दिन, जो स्टोरी में 2 दिन को हाईलाइट किया गया है, उसमें जो जो इवेंट्स होते हैं उन दोनों दिन में, जैसे कि सोफी मॉल का डेथ और राहेल का रीयूनियन विद एस था, इसमें पूरे लोगों के जितने भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं स्टोरी में, उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इसके बाद जो एग्जांपल है, एफर्ट्स टू प्रिजर्व ट्रेडिशन आर इरोडेड अवे एंड स्टिल चेंज स्टिल कम्स टू बोथ कैरेक्टर्स एंड कंट्री थ्रू द स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है किस तरह से छोटी छोटी चीजों की वजह से लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जो लोग जिस ट्रेडिशन और कस्टम को जबरदस्ती प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको वैसा का वैसा ही मेंटेन करना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी उनके नहीं चाहते हुए भी चेंज हो रही है। अमू का डिवोर्स लेना, फिर उसका एक अनटचेबल से प्यार करना, जेंडर रोल्स को, कास्ट सिस्टम को डिफाई करना, उसके अगेंस्ट में जाना, ठीक है, डिफाई करना मतलब उसके अगेंस्ट में जाना, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट का पावर गेन करना, लैंडलॉर्ड्स का पावर कम हो जाना, अनटचेबिलिटी कंप्लीटली अबॉलिश हो जाना सोसाइटी से, मतलब लीगली अबॉलिश हो जाना। ये सारी चीजें क्या शो कर रहा है कि आप कितना भी चाहो कि पुराने चीजों को आप वैसे का वैसा ही रखो, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ बदलता है। Small things like Amu's warning that she loves Rahel a little less lead to big events like Rahel and Esther running away, which in turn leads to Sophie Mall's death. तो यहाँ पर भी चेंज आ रहा है, पहले वो लोग भाग रहे हैं, भागने के बाद अचानक से कुछ इवेंट में चेंज आ जाता है, सोफी मॉल मर जाती है, उसके मरने की वजह से बहुत कुछ हो जाता है उन लोगों के लाइफ में। तो ये दिखा रहा है कि एक तरफ लोग अपने लाइफ को प्रिजर्व करके रखना चाह रहे हैं, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब जैसा है वैसा ही रहे, इसे हम स्टेटस को कहते हैं। और दूसरी तरफ जो टाइम है वो अपने साथ अलग अलग चेंजेस लाता है उनके लाइफ में, छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो बड़े बड़े चेंजेस में रिजल्ट कर। अब लास्ट जिस थीम की हम लोग नॉवेल में बात करेंगे वो है स्मॉल थिंग्स, जिसको हमने डिस्कस किया है नॉवेल के टाइटल को जब हमने डिस्कस किया उसमें।
तो अब देखते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही है, हमने डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी देखते हैं कि थीम्स के बारे में जब हम एग्जाम में लिखेंगे आंसर, तो किस तरह से स्मॉल थिंग्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। In both the novels and title and in her writing style, Roy emphasizes the small moments, objects and changes that symbolize and lead to big things in life. ये हमने डिस्कस किया, लाइफ की छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े चीजों में रिजल्ट करती हैं। छोटी छोटी चीजें चेंज होती हैं तो लाइफ के जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लाइक डेथ, लव, पॉलिटिकल अपहीवल। एक तरफ सोफी मॉल का मरना, वो छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड है। लोगों का किसी से प्यार करके फिर उसको छोड़ के किसी और के पास चले जाना, उससे प्यार करना, ये भी एक चेंज का सिंबल है। फिर पॉलिटिकल अपहीवल, इंडिया में जो पुराना ट्रेडिशन है, जो कास्ट का सिस्टम था, लैंडलॉर्ड्स का जो सिस्टम था, उसको लीगली अबॉलिश किया जा रहा है। और लीगली अबॉलिश करने की वजह से क्या हो रहा है कि सोसाइटी में भी उस चेंज का इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, और मार्क्सिस्ट जो है या कम्युनिस्ट जो है वो लोग पॉलिटिक्स में अपना पावर बढ़ाते जा रहे हैं। Much of the God of Small Things is written in a kind of free and direct course, a style where third person narrates partly receives the world in the childlike way that young Esther and Rahel do. This leads to many words written oddly. अब यहाँ पर small things में क्या हुआ है, दो बच्चों के पर्सपेक्टिव से कहानी को लिखा गया है, और वो बच्चे बीच बीच में अपने थॉट्स को भी बता रहे हैं कि उन्हें क्या फील हुआ उस इवेंट के टाइम पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, बच्चों की तरह लैंग्वेज भी लिखा गया है, जैसे कि बार नॉवल और लॉकस्ट स्टैंड, बट ऑल्सो टू एम्फेसाइज ऑन द इनोसेंट वे अ चाइल्ड सीज द वर्ल्ड। और ये जो इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे बच्चा किसी भी चीज को, किसी वर्ड को जैसे प्रोनाउंस किया जाता है वैसे नहीं प्रोनाउंस कर पाता और तुतला कर कुछ बातों को बोलता है, उसी तरह से इस नॉवल में भी आपको कुछ कुछ वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि जो बच्चा है वो लव, पॉलिटिकल इवल, कास्ट सिस्टम, सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और किसका क्या थॉट्स है, बड़े लोगों का क्या थॉट्स है, वो क्या पसंद करते हैं और क्या ना पसंद करते हैं, सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, इन चीजों से दूर है। बच्चे काफी इनोसेंट हैं और वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। Through this lens, Roy dwells on small things like Rahel's watch, Esther's two thoughts, and the little Marxist flag instead of straightforwardly describing the plot of the story. ठीक है, छोटी छोटी चीजों को लेकर कहानी बुनी गई है, जैसे राहेल का वॉच है, एस्ता के थॉट्स हैं, छोटा सा मार्क्सिस्ट फ्लैग है, इन सारी चीजों के थ्रू स्टोरी को लिखा गया है या बताया गया है। अब नैरेटिव स्टाइल जो है उसमें ही रॉय ने बहुत बार ये पॉइंट आउट किया है कि स्मॉल टॉक जो है इज अ मास्क फॉर लार्ज हिडन फीलिंग्स। आप जो छोटी छोटी इधर उधर की बातें करते हो, जैसे आप किसी से मिलते हो तो आप जो इधर उधर की बातें करते हो कि आप कैसे हो, आज आपने क्या खाया, किसी के कपड़े के बारे में डिस्कस करते हो, किसी का लुक्स डिस्कस करते हो, ये सब जो स्मॉल टॉक्स हैं वो आपके अंदर जो वॉइड है, जो खोखलापन है आपके अंदर, जो आपका दुख है, जो पेन है, उन सारी चीजों को आप हाइड करने के लिए इस तरह की इधर उधर की बातें करते हो, क्योंकि आप जो आपके एक्चुअल इश्यूज है, आपके जो डीप इश्यूज है लाइफ में, उनको आप एड्रेस नहीं करना चाहते। इसका एग्जाम्पल क्या है, अम्मू और वेलुथा के रिलेशनशिप में जो बुक का एंड हो रहा है वहां पर, instead of speaking the huge taboo they are breaking or the impossibility of their future, the two lovers focus on the bugs in the jungle around them and look no farther than tomorrow. तो जब एस्था और वेलुथा, सॉरी, अम्मू और वेलुथा साथ में आते हैं तो वो ये नहीं डिस्कस करते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा या वो कास्ट के कितने बड़े टैबू को तोड़ रहे हैं एक दूसरे से प्यार करके, बट वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, जंगल के सराउंडिंग्स में जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको डिस्कस करते हैं, या कल वो क्या सोचेंगे, बस इतना ही डिस्कस करते हैं। लार्जर फ्यूचर के बारे में या उनके रिलेशनशिप से और क्या लार्जर इम्पैक्ट हो सकता है उनकी लाइफ में और उनसे सराउंडेड लोगों के लाइफ में, इन सारी चीजों को वो कभी भी एड्रेस नहीं करते। तो इस नॉवेल में while the big things eventually reveal themselves, it is the small things of the novel that make the story so poignant and human and Roy's writing style so intimate. तो बिग थिंग्स क्या होता है, धीरे धीरे तो वो सामने आते ही है बिग थिंग्स और उनका कॉन्सिक्वेंस सामने आता है, लेकिन स्मॉल थिंग्स के थ्रू जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, उनका पेन, उनकी हंसी, उनकी खुशी, वो क्या फील करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, और उनका जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, एक तरह से एक इंसान जो कुछ भी सोच सकता है, जो फील कर सकता है, उन सारी चीजों को स्मॉल थिंग्स के थ्रू पोर्ट्रे किया गया, ठीक है। और ये जो रॉय का राइटिंग स्टाइल है अरुंधति रॉय का, उसको बहुत इंटीमेट बनाता है, जैसे कि वो बहुत पर्सनल बातें कर रही हूँ अपने स्टोरी के थ्रू अपने रीडर्स। तो आई होप आपको ये सारे थीम्स समझ में आ गए होंगे। जिस क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया उसके आंसर को कैसे लिखना है, कैसे आप आंसर को पार्ट वाइज एड्रेस करोगे, किस ऑर्डर में एड्रेस करोगे, पहले
टाइटल से उसको कहानी शुरू करोगे, कैरेक्टर बताओगे, जो भी मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताया, उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप आंसर को लिखो और डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर। अब पूरा आंसर डिस्कस करने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई डाउट क्लियर करना चाहते हो, स्लाइड्स में कुछ लिखा हुआ है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट करके मुझे पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और फिर से आप कोई नया वीडियो देखना चाहते हो या कोई नया चैप्टर है आपके पास जिसको आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और आप उसको समझना चाहते हो, तो उस चैप्टर का नाम ऑथर के नाम के साथ बताओ, ठीक है, ताकि मैं उसको नेट पे सर्च करके आपको एक अच्छा वीडियो बना के समझा पाऊं। और ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लेके, ये कंटिन्यूड रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्जाम की तैयारी कर पाए, और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।